तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में डाइव करते हैं। जरा एक खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। आप समुद्र के बीचों बीच एक विशाल क्रूज शिप पर हैं और दुनिया का कोई भी देश आपको अपने किनारे पर डॉक नहीं होने देना चाहता। दरवाजे बिल्कुल बंद हैं और अंदर एक रहस्यमयी जानलेवा पैथोजन तेजी से फैल रहा है। किसी को नहीं पता कि आखिर है क्या और ये अंदर आया कैसे। आज के इस डीप डाइव में हम इसी मेडिकल मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर उस क्रूज शिप पर हुआ क्या था। आइए इस खौफनाक यात्रा की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 1 अप्रैल को 23 अलग अलग देशों के करीब 150 यात्रियों को लेकर ये जहाज़ अर्जेंटीना के उशुआया से एंटार्क्टिका के लिए निकलता है। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन फिर 11 अप्रैल को अचानक एक डच यात्री की बुखार और सांस की तकलीफ से मौत हो जाती है। इसके बाद 24 अप्रैल को उस यात्री की पत्नी अफ्रीका के सेंट हेलेना द्वीप पर उतरती है और सिर्फ 2 दिन बाद 26 अप्रैल को वो एयरपोर्ट पर ही गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। देखते ही देखते जहाज़ पर और भी लोग बीमार पड़ने लगते हैं और फाइनली 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को इस आउटब्रेक की खबर दी जाती है। मतलब सोचिए, एक आम सी हॉलिडे ट्रिप अचानक 50% मृत्यु दर वाले एक ग्लोबल क्राइसिस में बदल चुकी थी। भाग 1, क्रूज शिप का रहस्य। चलिए देखते हैं कि आखिर ये पहला डोमिनो गिरा कैसे। और ये इन्फेक्शन की चेन हमें बहुत ही साफ तौर पर दिखाती है कि असल में हुआ क्या था। मार्च के महीने में उशुआया में एक बर्ड वॉचिंग टूर के दौरान ये डच कपल गलती से एक ऐसी कचरा डंपिंग साइट पर पहुंच गया जो लिटरली चूहों से भरी हुई थी। यहीं से वो इस वायरस के संपर्क में आए। अब यहाँ सबसे क्रिटिकल बात यह है कि इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन क्योंकि ये कपल इन्फेक्ट होने के तुरंत बाद जहाज पर चढ़ गया, इसलिए वायरस भी उनके साथ साथ क्रूज पर आ गया और फिर क्लोज कांटेक्ट के जरिए ये बाकी यात्रियों में एक चेन रिएक्शन की तरह फैलने लगा। भाग 2, हंता वायरस का इतिहास। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि दुनिया किस चीज का सामना कर रही है। देखिए, ये कोई नया दुश्मन नहीं है जिसके बारे में हम पहली बार सुन रहे हों। आधुनिक इतिहास में अगर देखें तो 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक एक रहस्यमय बीमारी का शिकार हुए थे। बाद में हंतान नदी के नाम पर इसका नाम हंता वायरस रखा गया। फिर 1993 में अमेरिका के नावाहो नेशन में एक बड़ा आउटब्रेक हुआ और जानते हैं क्यों? क्योंकि अल नीनो की वजह से वहां चूहों की आबादी में भारी विस्फोट हो गया था। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ अमेरिका की समस्या है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2005 से 2008 के बीच हमारे भारत में भी वेल्लोर में इसके 28 कंफर्म्ड केस सामने आ चुके हैं। अब हंता वायरस इंसानों में मुख्य रूप से 2 अलग अलग तरह की बेहद खतरनाक बीमारियां पैदा करता है। एशिया और यूरोप में ये HFRS नाम की बीमारी करता है, जिससे किडनी फेल हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बहुत ही खौफनाक है ना? वहीं अमेरिका में ये HPS का कारण बनता है, जिसमें मरीज के फेफड़ों में पानी भर जाता है और आखिर में दम घुटने से मौत हो जाती है। और सबसे डराने वाली बात बताऊं, आज की तारीख तक इन दोनों में से किसी भी बीमारी के लिए कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है। बिल्कुल नहीं। 50%, जी हाँ 50%, यही वो डरावना आंकड़ा है जिसने पूरी दुनिया के स्वास्थ्य अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है। इस वायरस की अधिकतम मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। इसे ऐसे समझिए कि संक्रमित होने वाले हर 2 में से 1 व्यक्ति की जान जा सकती है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस क्रूज शिप के आउटब्रेक ने रातों रात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी खलबली क्यों मचा दी थी। भाग 3, इंसानों में ट्रांसमिशन का विज्ञान। और यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दशकों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में फैलता है, लेकिन इस पूरी क्राइसिस के केंद्र में है एक खास वेरिएंट, एंडीज वायरस स्ट्रेन। 1996 में अर्जेंटीना में आए एक आउटब्रेक ने पहली बार दुनिया को दिखाया था कि हंता वायरस फैमिली का ये इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो सारे नियम तोड़कर इंसानों से इंसानों में सीधा फैल सकता है। और बदकिस्मती से यही वो स्ट्रेन है जिसने इस क्रूज शिप पर भी तबाही मचाई है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि आखिर ये वायरस इंसानों के बीच ट्रांसफर कैसे होता है। देखिए, ये सिर्फ किसी के पास से गुजरने या छींकने से नहीं फैलता। इसके लिए बेहद नज़दीकी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है। ये बॉडीली फ्लूइड्स यानी शारीरिक तरल पदार्थों के जरिए फैलता है,
यही वजह है कि ये अक्सर परिवार के उन सदस्यों के बीच फैलता है जो एक ही बेड शेयर करते हैं या बीमार व्यक्ति की बहुत नज़दीकी से देखभाल कर रहे होते हैं। और हाँ, वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे सुपर स्प्रेडर्स के मामले भी दर्ज किए हैं जो अकेले ही कई सारे लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। भाग 4, किसी भी अन्य बीमारी से अलग। अब जो सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा होगा वो ये है कि क्या ये अगली ग्लोबल महामारी बनने वाली है? इस बड़े सवाल का जवाब सिर्फ इस एक नंबर में छिपा है, एक दिन। दरअसल इस वायरस की इंसानों के बीच ट्रांसमिशन विंडो, यानी वो समय जब एक इंसान दूसरे इंसान को संक्रमित कर सकता है, वो औसतन सिर्फ एक दिन की होती है। और यही एक दिन की छोटी सी विंडो ही इस वायरस को पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने से रोकती है। चलिए इसे थोड़ा और साफ करते हैं। अगर हम हंता वायरस और कोविड-19 जैसी एयरबोर्न बीमारियों की निष्पक्ष रूप से तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जहां कोविड-19 हवा से फैलता था और उसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिनों तक का था, जिससे वो आसानी से और चुपचाप ट्रांसफर हो जाता था, वहीं दूसरी तरफ हंता वायरस हवा से बिल्कुल नहीं फैलता। इसके लिए क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए और जैसा हमने देखा, इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ एक दिन की है। यही वो मैकेनिक्स हैं जो इस वायरस को कोविड जैसी बीमारियों से बिल्कुल अलग और ग्लोबल लेवल पर कम संक्रामक बनाते हैं। भाग 5, ग्लोबल कंटेनमेंट रिस्पॉन्स। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्पेन के कैनरी आइलैंड्स के पास फंसे इन यात्रियों को कैसे हैंडल कर रहा है? इसके फैलाव को रोकने के लिए बहुत ही सख्त और स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल अपनाए जा रहे हैं। यात्रियों को उनके देशों में वापस भेजने के लिए आम कमर्शियल फ्लाइट्स के बजाय विशेष नॉन कमर्शियल उड़ानें इस्तेमाल की जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट के दौरान सभी का रेस्पिरेटर्स पहनना एकदम अनिवार्य है। यहाँ एक और बात नोट करने वाली है। जहाँ एक तरफ WHO सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के एक्टिव फॉलोअप की सिफारिश कर रहा है, वहीं अमेरिकी CDC का अप्रोच थोड़ा अलग है। वो उन लोगों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य नहीं कर रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है, बल्कि उन्हें नेब्रास्का की फैसिलिटी में सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए रखा जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो स्पेन, WHO और CDC के बीच एक बड़ा मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है जो WHO की मारिया वॉन करहोफ के इस बयान से एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने कहा है कि ये कोविड से बहुत अलग वायरस है, आम जनता के लिए इसका जोखिम बहुत कम है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा शेयर किया जा रहा है और क्योंकि ये वायरस हवा से नहीं फैलता, इसलिए आम जनता को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटीज़ ने इस खतरे को बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में मापा है। खैर, इसी के साथ हम इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहूँगा। हमने देखा कि कैसे अल नीनो और बदलती जलवायु चूहों की आबादी में विस्फोट कर सकती है। अब एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक हमारे काम करने के तरीके को अभूतपूर्व गति से बदल रही है और दूसरी तरफ हमारी जलवायु तेजी से करवट ले रही है। तो सवाल यह है कि हमारी इस तेजी से बदलती दुनिया में और कौन से ऐसे खामोश खतरे हैं जो अंधेरे में बैठकर हमारे पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालने का इंतजार कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।